गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। आज हम इनके आक्रमणों के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम नए राजवंश की जो स्थापना हुई थी, जो टर्किश रूल जिसको कहते हैं, उसके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का विश्लेषण करते हैं। हम पाते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण न तो राजनीतिक था और न ही धार्मिक। राजनीतिक दृष्टिकोण से न तो उसने किसी राज्य की स्थापना की और न धार्मिक दृष्टिकोण से यहां किसी इस्लाम धर्म की स्थापना की। हाँ, उसने मंदिरों को तोड़ा, मगर सभी मंदिर तोड़े नहीं गए। हिंदू धर्म का विनाश भी नहीं हुआ। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन जो किए गए बहुत लिमिटेड संख्या में, अभी उत्तर पश्चिम सीमा में। न तो वह धर्म प्रचारक और न ही कोई बहुत बड़ा योद्धा। उसकी संज्ञा एक लुटेरे के रूप में की जाती है, जो भारत आया, मंदिरों को तोड़ा, धन को लूटा, यहां से संपत्तियों के साथ साथ यहाँ के हाथी ले गए, यहाँ के युवा पुरुषों को ले जाकर के अपनी सेना में शामिल किया। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद महमूद 150 के सालों के अंदर उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ख्वारिज के राज्य स्वतंत्र हो गए, गौर प्रदेश स्वतंत्र हो गए और गजनी एक तरह से समाप्त हो गया, प्रायः समाप्त समझ गया। गौर प्रदेश ने गजनी प्रदेश पर विजय प्राप्त की, परंतु ख्वारिज प्रदेश के शासकों से इसकी प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो ख्वारिज से ये पराजित। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था और वह ऑप्शन था उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करना। उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए इनके पास पूरा मौका, परिस्थितियां पूरी तरह इनके अनुकूल थी और इनके पास विकल्प भी यही था। यहां के राजा दुर्बल थे, उनके राज्य भी पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। इन राज्यों में अराजकता का दौर चल रहा था। छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्षरत रहे थे, एक दूसरे की शक्ति को नष्ट किए जा रहे थे। यहां विकेंद्रित शासन प्रणाली थी, अतः लगान भी सीधे केंद्र में नहीं जाता था, सामंतों के माध्यम से आता था। सैन्य पद्धति भी काफी पिछड़ा हुआ था। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पाया था कि तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे, इसमें हमने देखा था, हमने पाया था कि सामंतों की सेना के द्वारा युद्ध की जाती थी, जिनके अलग अलग सेना नायक होते थे। इनकी एक साथ ट्रेनिंग, समस्त राज्य की एक साथ ट्रेनिंग होती नहीं थी, सबके अपने अपने सेनापति थे। घोड़े इनके तेज गति से दौड़ने वाले नहीं थे। हाँ, हाथियों का जरूर प्रयोग करते थे। इनकी तलवारें बड़ी बड़ी होती थी, भारी भारी तलवारें होती थी, धनुष भी ऐसे ही बड़े होते थे। सेना में उच्च वर्ग के लोग शामिल होते थे, राजपूत और ब्राह्मण। निम्न वर्ग के लोगों को घुड़सवारी करने दी नहीं जाती थी, या घुड़सवार से शामिल नहीं होते थे, सिर्फ पदाती होते थे। और मानसिक रूप से निम्न वर्ग के लोगों को ये उच्च दर्जे के सेना नहीं मानते थे। जबकि तुर्कों की तरफ हम देखते हैं कि छोटी तलवार थे, छोटे धनुष होते थे, जिसे नावक कहते थे। इसके अलावा
वो जलते हुए मसाले फेंकते थे, जो भारतीय सेना में आते ही भगदड़ मचा देते थे। घोड़ों के दृष्टिकोण से देखते थे, उनके घोड़ों की पीठ पर रकाब और लगाम के नाम पर जीन, और जो रकाब होते थे वो चमड़े के बने थे, जो मजबूत होते थे। पैरों को रखने के लिए, टिकाने के लिए सैनिकों के वे चमड़े के बने होते थे, जबकि भारतीय कपड़े के बने थे जो टूट जाया करते थे। इतना ही नहीं, सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए सम्मिलित प्रयास नहीं किया गया। जो सीमांत प्रदेश के राज्य थे उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ा था, जैसा कि हमने हिंदुशाही राज्य के प्रति देखा था। अब हम देखते हैं क्या अंतर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य 3 भागों में बंटा। उत्तर पश्चिम गजनी के क्षेत्र में याल्दोस, सिंध मुल्तान में कुबाचा, और दिल्ली और पंजाब के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी चाहता भी था कि भारत में उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने। इसी क्रम में अपनी योग्यता के आधार पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना ताजपोशी किया और दिल्ली के जो शासन को अपने हाथों में लिया। और यह पहला बिंदु है भारत में टर्किश रूल स्थापना की। इसके बाद भारत में एक लंबे समय तक सल्तनत काल चला। इसके दूरगामी परिणाम हुए, इसके अस्थायी परिणाम हुए। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो नए प्रकार की शासन व्यवस्था यहां पर लागू हुई। इस शासन व्यवस्था में अब राजपूतों का शासन समाप्त हो गया, अब तुर्कों का शासन स्थापित हो गया और टर्किश रूल को हम जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी होते थे, जो राजा न होकर के अब सुल्तान कहलाने लगा और सुल्तान के नाम पर ही सल्तनत काल कहा गया इसे। तो अब राजा के बदले सुल्तान हुए। इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को विजय पा करके एक एकीकृत विशाल साम्राज्य की स्थापना की, माने यूनिफाइड स्टेट का निर्माण हुआ, जिसमें अब राजपूत न होकर के मुस्लिम हो गए, टर्किश हो गए। सामंतवादी प्रथा यहां पर कायम तो रही, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन आया। इनके सामंतों की शक्तियों को अत्यंत कम कर दिया गया। सामंतों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र में शक्तिशाली न हो सके। यानी कि सामंतों की शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर दी गई और यह नियंत्रण केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, जो कि सुल्तान हुआ करता था। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आमूल परिवर्तन नजर आता है। तुर्कों के आने के पश्चात अब एक बार फिर से नगरों का विकास हुआ, पुनरुद्धार। हमने इसके पहले देखा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर थे, दूसरा 6ठी शताब्दी में नगर थे, और अब तुर्कों के आने के बाद एक बार फिर से नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ, नगरों का उद्धार हुआ। भारत में कई नगर बस गए, यानी कि रिवाइवल ऑफ अर्बन लाइफ। इस नगरों में वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन किया। यह वाणिज्य और व्यापार सिर्फ देशीय स्तर पर नहीं बल्कि विदेशों के साथ हो गया, यानी इंटरनेशनल ट्रेड प्रारंभ हो गया।
विदेशों के संपर्क में आने के कारण नई नई तकनीकियों का और नई नई वस्तुओं का आयात और निर्यात होने लगा। बाहर से आयात होता था, यहाँ से निर्यात किया था भारतीय सामग्रियों का। इसमें हस्तकला की तमाम चीजें, वस्त्रों का वैरायटी आने लगा, कालीन, जाजीम और बहुत सी चीजें जो अरब के वर्ल्ड से आती थी या रोमन वर्ल्ड से आती थी भारत आने। लगान की व्यवस्था जो सामंत अपने पास रखते थे, अब इन्हें केंद्र को देना पड़ा और केंद्रीय शासन के नाम पर लगान वसूल किया जाने लगा। मुद्रा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। पहले राजा राजवाड़ों के नाम पर जो मुद्रा आते थे, अब ये मुद्रा सुल्तान के नाम पर, उनका नाम पर खुतबा पढ़ा जाता था, सुल्तान के नाम पर मुद्रा होता था, इस्लामिक मुद्रा कहलाते थे। और ये अब दो नए नामों से जाने लगे, टंका और जितर, चांदी का टंका और तांबे का जितर। इसमें शुद्ध अरबी भाषा में लेख खुदे होने लगे। तो सिक्का व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। तकनीकी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कृषि व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ। हालांकि ये मतभेद का बात है, कुछ विद्वान रहट को तुर्कों के आने के बाद मानते, लेकिन कुछ विद्वान इसे भारत की मानते हैं। लेकिन फिर भी कृषि के तकनीकी में परिवर्तन आए, नहरों की खुदाई की गई, कुएं बनने लगे, कुएं में सीढ़ीदार कुएं जिसे हम स्टेप वेल्स की संज्ञा देते हैं, उनका निर्माण बढ़ गया। नए नए नगरों का जब निर्माण हुआ, जिसमें प्रमुख थे हिसार, फरीदाबाद, फिरोजपुर और बदायूं, बुलंदशहर, इस तरह के कई दिल्ली और आसपास के नगरों का निर्माण। दिल्ली में भी पहली बार हम जैसे दिल्ली तो हमें जानते हैं कि 6 बार बची थी, पहली बार तुर्कों की जो दिल्ली बसी वह लाल किला के क्षमा कीजिएगा कुतुब मीनार के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का। अब हम आते हैं अर्बन लाइफ में सामाजिक जीवन, जो सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े थे। सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न वर्गों के लोग शहर में एक साथ रहते हैं। हिंदू जो कई वर्गों में बटे थे, अब एक साथ रहे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, क्योंकि इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का विकास हो चुका था। अब एक नया वर्ग आ गया, मुस्लिम वर्ग, ये भी इनके साथ रहने लगे, इनके आपस में एक संबंध बनने लगे, यानी कि नए प्रकार के कल्चर, संस्कृति का उद्भव हुआ। नगरों के बनने से इन नगरों में आबादी की वृद्धि हुई, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो गया। समाज में एक नया धर्म आया, इस्लाम, यानी कि धर्म परिवर्तन हुआ। बाज वक्त जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन, बाज वक्त शिक्षा से। जब निम्न वर्ग के लोगों को, जिसको हिंदू धर्म में भेद दृष्टि से देखा जाता था, उन्होंने स्वेच्छा से उन्होंने धर्म परिवर्तन इस्लाम कर दिया, क्योंकि इस्लाम में था आप अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधार कर उच्च वर्ग में जा सकते, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। अतः उन्होंने इस्लाम में कबूल कर लिया, उसमें वर्ग भेद की भावना खत्म हो गई, क्योंकि उसमें आपसी भाईचारा ज़्यादा था, ऐसा माना जाता था, इसलिए वो उन्होंने कबूल कर लिया। तुर्कों के आने से एक नए प्रकार के संत भारत में आए, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रश्य थे। ये सूफी संत थे, कई सूफी संत आए, दाता गरीब बख्श, चिराग दहलवी, गरीब नवाज से मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बाबा फरीद, कई सिलसिले आए।
जिनमें अगर हम कहें तो सुहरावर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ऐसे कई प्रकार के सिलसिले, 12 सिलसिले इस प्रकार के हैं। इस्लाम के प्रचार प्रसार से और हिंदू धर्म में सुधार के चलते कई भक्ति संत का प्रभाव भारत में। इन भक्ति संतों के वचनों को सुन करके लोग एक साथ इकट्ठे हैं और इनके मधुर वाणी और भाईचारे के पाठ से लोग प्रभावित होंगे। इसी प्रकार सूफी संतों की दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से एकत्रित होंगे। सूफी संतों की दरगाहों पर कव्वालियां होने लगी जो ईश्वर भक्ति में होती थी। पीर और मुरीद, पीर मतलब गुरु, मुरीद मतलब शिष्य, पीर और मुरीद का सिलसिला कायम हो। क्षेत्रीय भाषाओं का धीरे धीरे विकास होने लगा। क्षेत्रीय भाषाओं में काफी लेख होने लगे। ये भारतीय संतों के द्वारा लिखी गई बहुत सी रचनाएं हैं। मीरा, सूरदास, तुकाराम, ये ऐसे कई संत हुए। तो इन संतों की रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं जो आज भी हमारी धरोहर है। इनके आने से एक नई प्रकार की भाषा का जन्म हुआ जो इनके सैनिक खानकाहों में, सैनिकों के जो कैंट्स होते थे, कैंटोनमेंट होते थे, उनमें ये बोले जाते थे और यह था जुबान ए हिंदवी। ये इसका दूसरा नाम कालांतर में उर्दू जुबान रखा गया। ये फारसी, तुर्की और हिंदी तीनों को मिलाकर बनी और उर्दू भाषा का विकास हुआ। और स्थापत्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि यहाँ के कुछ मंदिरों को तोड़कर प्रारंभिक दौर में मस्जिदों का निर्माण कराया गया, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और जो पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में या जो कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया है, कुतुब एरिया है, उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि काफ़ी बने और फिर अन्य क्षेत्रों में बने। इन मंदिरों की एक विशेषता थी कि इनके अंदर मूर्तियाँ नहीं होती थी, बहुत बड़ा हॉल होता था, यहाँ सामूहिक प्रार्थनाएं होती थी और इनके छत को गुंबद का रूप दिया जाता था ताकि ये भव्य लगे और काफ़ी ज़्यादा खुला क्षेत्र में। जबकि भारत में मंदिरों के शिखर हुआ करते थे जो गगनचुंबी शिखर होते थे। अब इनके संरचनाओं पर सुलेख लिखे जाने लगे। कई प्रकार के सुलेख हो गए, नक्श, नस्ताली, कूफी और शुल्स, ये 4 प्रकार के सुलेख जो कि फूल पत्तियों के डिजाइन के होते थे, उस रूप में लिखे जाते थे सुलेख। इसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी जाने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ परिवर्तन आया इस सल्तनत काल के दौरान। तो आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे तो ऐबर और धीरे धीरे हम समझेंगे।